नमस्कार, शुभ संध्या। और एसएससी जीडी के टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम फिर से एसएससी जीडी के टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आपके आए हैं जो नेक्स्ट शिफ्ट में और नेक्स्ट डेज में जो एग्जाम्स होने वाले हैं एसएससी जीडी के, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे सवाल की सीरीज के साथ हम हर रोज आपके साथ जुड़ते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये मेरी जो सीरीज है वो फ्रूटफुल साबित हो रही होगी, आप उसका लाभ ले रहे होंगे। जब भी आप जीडी का पेपर देने जाइए, जितना भी क्वेश्चंस मैंने जीडी के रिव्यू में कराया हुआ है उस सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करके जाइए। मैं गारंटी लेता हूं कि आपका कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन फंसेगा नहीं। इसी तरह के और इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस को पेन पेपर से रिवीजन करके, अच्छे से रिवीजन करके एग्जाम में जाइए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। राइट, तो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। कह रहा है, बहुत अच्छा पहला ही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि ए और बी मिलकर टी दिनों में एक काम पूरा करते हैं। यदि ए अकेला t+3 दिनों में काम पूरा करता है और बी अकेला t+12 दिनों में पूरा करता है तो टी का मान क्या होगा। समझो, ये कह रहे हैं कि ए प्लस बी किसी काम को टी दिनों में करते हैं और ए उसी काम को t+3 और बी उस काम को t+12 दिए डेज में पूरा करता है, तो टी का वैल्यू क्या होगा। टी का वैल्यू यही जो एक्स्ट्रा लगा है ना दिन, उसी का रूट मल्टीप्लाई का रूट वैल्यू होगा, यानी √36 = 6 होगा। बस, आंसर डन। यही ट्रिक है इसका। दोनों मिलकर जितने दिन में काम करते हैं, अलग अलग दोनों द्वारा उतने दिन से जितना दिन अधिक लिया जाता है उसके गुणनफल का वर्गमूल। यही आपका आंसर। क्लियर है। दूसरा सवाल, एक कर्मचारी 16 किमी प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा कार्यालय जाता है तब वह 20 मिनट देर से पहुंचता है, लेकिन जब वह 20 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है तब 4 मिनट देर से पहुंचता है। यानी अपनी समय को इंप्रूव कर लेता है, 16 मिनट पहले पहुंच जाता है जैसा पहले पहुंचता था। तो कार्यालय से उसकी दूरी क्या। तो बहुत सिंपल सा सवाल है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल। दूरी बराबर डिस्टेंस, सॉरी, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी मान लिया डी, पहले चाल थी 16, ये समय लगा, फिर d/20 ये समय लगा, और दोनों समयों का अंतर 16 मिनट यानी 16/7। सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 80, ये आ जाएगा 5d - 4d = 16/7। डी बराबर 16/60 गुणे 80, 20 चौका 80, 20 तिहाई 60, 64/3 यानी हो गया 21 या 63, 21 सही 1/3 किलोमीटर। ये दूरी है, ये दूरी है उसके घर से उसके कार्यालय। फिर से समझ लो, dy16 टाइम लगता था उसको 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, dy20 टाइम लगा उसको 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और दोनों समयों का अंतर 16 मिनट। सॉल्व कर लेंगे तो जो दूरी है वो 21 सही 1/3 किलोमीटर। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो वह कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। सिंपल सा सवाल है, देख लो। कह रहे हैं कि 5 वर्ष में कोई राशि 2 गुनी यानी 2 टाइम्स हो जाती है। 8 गुनी करना है, कितने समय में होगा। 8 गुने का मतलब होता है 2⁻3। तो ये टाइम है, तो ये 5 है और ये 3 जो है इसका, ये कहां जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 तिहाई 15 साल लगता है। यही ट्रिक है इस क्वेश्चन का। 15 साल में वह राशि क्या होगी, 8 गुनी हो जाएगी। ये चौथा ऑप्शन सही कर लोगे ना। यहां तक पीछे बहुत सारा प्रीवियस पेपर कराया है और ऐसे बहुत सारे सवाल सॉल्व भी कराए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा यदि उसकी ऊंचाई 40 सेमी है और उसके आधार की परिधि 66 सेमी है। ध्यान दीजिएगा, कैसे कर पाओगे आप। आपको आयतन निकालना है तो आपको पाई आर एच चाहिए, यहाँ एच दिया हुआ है, आर की जरूरत है, परिधि दिया है 2πr बराबर 66, यानी 2 गुणित 22/7 और गुणित आर बराबर 66। 22 या 66 यानी आर बराबर हो गया 21/2। आपसे आयतन पूछ रहा है v, तो v = πr
आर स्क्वायर एच 22/7, आर का मतलब हो गया 21/2 गुणित 21/2 और गुणित एच कितना हो गया 40, 7 तरीके 21, 4 10 में 40 और इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो 13860 आपको प्राप्त होगा। इसका आयतन कितना आ गया 13,860 सेंटीमीटर क्यूब। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, एक ठेकेदार एक सड़क 40 दिन में बनवाने का ठेका लेता है और 25 आदमियों को काम पर लगा देता है। एक ठेकेदार एक सड़क को 40 दिन में बनाने का ठेका लेता है और 25 आदमियों को काम पर लगा देता है। ठीक है, 24 दिन के बाद उसे पता चलता है कि काम का केवल 1/3 भाग पूरा हुआ। वह कितने और आदमी लगा दे कि काम नियत समय से 4 दिन पहले पूरा हो जाए, यानी 40 के बजाय 36 दिन में ही पूरा हो। एक मामला है, देखते हैं। m1 d1 by w1 is equal to m2 d2 by w2 इसका सोल्यूशन। कह रहे हैं कि 25 आदमी को डिप्यूट किया उसने, 24 दिन तक लोगों ने काम किया, उसके बाद पता चला कि 1/3 वर्क। तो कह रहा है कि 25 लोगों के साथ कितना और आदमी लगा दें कि काम नियत समय, भाई 24 दिन तो यूज हो गया तो बचा कितना इसके पास 16 दिन, लेकिन 16 से भी 4 दिन कम लेना है, यानी 12 दिन में ये काम खत्म हो जाए। और ये काम करना कितना बाकी है 2/3, 3 से कैंसिल हो गया, 2 छके 12, 6 चौके 24, 50 चौका 100 और 100 बराबर हो गया 25 प्लस m। यानी कितने और आदमी चाहिए, m बराबर 75। कितने आदमी चाहिए 75 लोग और चाहिए। कोई तकलीफ है इतनी बात में? क्लियर है ना मेरा कॉन्सेप्ट? कर पा रहे हो आप ना, समझ पा रहे हो? ठीक। अगला सवाल बहुत बेहतरीन सवाल। एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किमी चलती है, यानी धारा के विपरीत चाल 5 किमी प्रति घंटा। धारा के विपरीत अगर 8 घंटा में 40 किमी जाती है तो धारा के विपरीत चाल कितनी हो गई 40/8 यानी 5 किमी प्रति घंटा। एक दूसरा, 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किमी जाती है, अनुकूल मतलब 7, तो 7 चाल कितनी हो गई 6 किमी प्रति घंटा। दोनों को जोड़ लेंगे आप तो ये चाल हो गई 11 किलोमीटर प्रति घंटा और बटा 2 कर देंगे तो 5.5 क्या आ जाएगी नाव की सांख्य जल में चाल। और अगर ये धारा की चाल निकालती होती तो दोनों का अंतर ले लेते 1 और बटा 2 कर देते तो 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ जाती धारा की चाल आ जाती, धारा, और ये क्या है ये नाव। यानी धारा के साथ चाल और धारा के विपरीत चालों के योग का बटा 2 क्या है शांत जल में नाव की चाल, और उनके चालों के अंतर का बटा 2 क्या है नाव की चाल, धारा की चाल। धारा की चाल क्या है अंतर का बटा 2 और नाव की चाल योग का बटा 2। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। एक व्यक्ति 2 गायों को 4200 रुपए में खरीदा, उसमें से एक गाय को 15% लाभ पर और दूसरे को 10% हानि पर बेचा, परंतु इस व्यवसाय में मुझे ना तो लाभ होता है और ना हानि होती है, तो पहली गाय का क्रय मूल्य। सिंपल सवाल है, इसको सिंपल तरीके से कर लीजिए। एक तो आप कर सकते हैं एकदम सिंपल सा जो बेसिक मेथड है वो कर सकते हैं, ठीक है, बेसिक मेथड से कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि एक तो 15% के प्रॉफिट पे बेचा और दूसरा 10% के लॉस पे, और नो प्रॉफिट नो लॉस के जोन में खड़ा है। तो यहां से कितना हो गया 15 और ये कितना हो गया 10, यानी कितना हो गया 2 संबंधे 5, 2 संबंधे 3, 5 से कटेंगे तो 2 संबंधे और यानी जो पूरा 4200 रुपया हो उसका 2 भाग 15% वाली गाय का मूल्य था और 3 भाग 10% वाली गाय का मूल्य था, यानी 3 तो 5 भाग बराबर 4200, तो 1 भाग बराबर 5 8 40 और 5 840, तो 15% पर 2 भाग, 2 भाग बराबर हो जाएगा आपका 1600। ठीक है, 2 भाग बराबर हो जाएगा 1680। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे ना। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। एक आयत की लंबाई a और चौड़ाई b, यदि चौड़ाई 20% घटा दी जाती है और लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है तो AB
यानी क्षेत्रफल की तुलना में नए आयत का क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत होगा, नया क्षेत्रफल कितना प्रतिशत होगा। तो एक तरीका तो ये है कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 लगा लीजिए, ठीक है, एक्स वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 लगा लीजिए। कैसे? पहले 20% घटा है, फिर 10% बढ़ा है, प्लस माइनस 20 पूरे 10 बटा 100, तो 20 10 10 10 दूनी 20 माइनस 2 हो गया, यानी माइनस 12% की कमी आ जाएगी। यानी अगर पहले 100 था तो अभी कितना हो जाएगा 88%। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये था कि क्या कह रहा था कि L 20% घटा रहे हैं। 20% का क्या मतलब होता है भाई, 1/5, यानी पहले 5 था तो अभी कितना हो गया 4, और चौड़ाई क्या है 20 पर 10% बढ़ा रहे हैं, सॉरी लंबाई 10% बढ़ा रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये 10% बढ़ा रहे हो, 1/10, 10 का मतलब 10 से 11, यानी क्षेत्रफल 50 था, अभी कितना हो गया 44, तो 100 होगा तो कितना हो जाएगा, यानी ये जो रिजल्ट है बाद वाला, इससे क्षेत्रफल 88% हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये 88% आपका क्षेत्रफल। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5 संबंधित 6 है तथा इसका क्षेत्रफल 6750 वर्ग सेमी है। आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? ये बहुत सिंपल सवाल है, समझ लो इसको। देखो कह रहे हैं L इंटू बी, सॉरी L और B का जो रेशियो है वो कितना है 5:6, यानी हम ये मान सकते हैं कि L 5x है, तो चलो ठीक है, और B कितना है 6x। ऐसा होगा नहीं, लंबाई हमेशा बड़ी होती है, फिर भी तो क्या हो गया, क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी होता है, यानी 30x² इज इक्वल टू व्हाट 6750, 0 0 से खत्म, x² इज इक्वल टू 2 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, x कितना मिल गया 15। क्या कह रहा है, तो अब बताओ लंबाई कितनी हो गई, तो लंबाई L कितनी हो गई, L और एरिया का रेशियो पूछ रहा है, तो L कितना हो जाएगा दोस्त, L आपको कितना है 5x, टेक्निकली होना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी चलिए, 15 15 6 75, और क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है 6750, 6750। कोई तकलीफ है, यहां तक तो कर लोगे। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, ये आपका जो है कितना आ गया, अब इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आता है, एक 15 से काट लीजिए, 15 बचे 75, 15 चौका 60, 7 15 बचे 75 0, और 5 9 45, एक संबंधे 90, एक संबंधे 90 का अनुपात आपका बन जाएगा। यहां से ये हो गया इसका डी ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और मजबूत तैयारी करिए। इतनी भीड़ है कि उतनी भीड़ से अलग सेलेक्ट होने के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, और अलग करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये सवाल एकदम सीधा सा इसका ट्रिक होता है कि 3 अंकों की एक संख्या एबीसी है, इसमें ए 100वां स्थान, बी 10वां स्थान और सी इकाई स्थान पर है। इस संख्या को एबीसी रूप में लिखा गया है, इसे 6 7 और 13 सॉरी 7 11 और 13 के लस से विभाजित किया गया, परिणाम क्या हो। बहुत सिंपल सा सवाल ये है कि देखो एक ट्रिक है, ये कह रहे हैं इसका आंसर एबीसी होता है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, ये ट्रिक है, इसको याद भी कर लेना है आपको एज इट इज। पहली चीज तो आप ये समझो कि 7 11 और 13 का एलसीएम जो है वो क्या होगा, बता सकते हो 1001, राइट ना। अब क्या कहना है इनका कि कोई सी भी संख्या है जो ए बी सी लिखी है और इसको 1001 से विभाजित किया जाता है, तो क्या मिलेगा, ऐसे केस में हमेशा ए बी सी ही मिलता है, ए बी सी ही मिलता है। पूछो क्यों, क्योंकि जब इससे काटोगे, इसको एबीसी भाग दोगे, तो ये फिर एबीसी रिपीट कर जाता है।
उदाहरण ले लीजिए आप कहेंगे कि नहीं हम ऐसे तो नहीं मानेंगे गुरु, नहीं मानोगे तो एक उदाहरण ले लो। जैसे मान लिया हमने कि 8 6 5 है, फिर 8 6 5 हो गया, ठीक है। अब इसको किससे भाग देना है, 1 0 0 1 से। तो अब अगर हम कह दें कि इसका आंसर 8 6 5 आएगा, तो आप कहेंगे कि 1000 का एक का 8 6 5 में गुणा करें तो ये मिलना चाहिए, गुणा तो मिल जाएगा, देख लेना, ठीक है ना। गुणा करोगे तो ये मिल जाएगा आपको। यानी इसका जब भी इस तरह का सवाल आए, सवाल ये भी हो सकता था कि एक संख्या है एबीसी, इसको 1001 से भाग दो तो क्या मिलेगा, तो संख्या एबीसी मिलेगी। यहां दे दिया और टेक्निकल में 7 11 13 का लसा क्या हो, तो 7 11 13 का लसा यही है 1001, ठीक है। तो आप इसको मेमोराइज कर लीजिए कि इसका ऐसा सवाल दिखेगा तो उसका आंसर ए बी सी ही होगा, ठीक है। कह रहा है कि एक पार्टी में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात 3 संबंधे 2 है। एक पार्टी में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात यानी महिलाएं फीमेल और मेल का रेशियो क्या है, 3:2 है। यदि 20 पुरुष और आ जाते हैं यानी फीमेल बाई मेल इज इक्वल टू 3x बाई 2x, ठीक है। और 20 पुरुष और आ जाते हैं तो 20 जोड़ दीजिए, तो अनुपात क्या हो जाता है, पलट जाता है, 2/3 हो जाता है। तो महिलाओं की संख्या, ठीक है। तो 9x प्लस 60 इज इक्वल टू 4x, या 5x इज इक्वल टू 60, या x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 12। क्या पूछ रहा था, तो महिलाओं की संख्या 12 त्याई 36, 12 त्याई 36, आंसर 36 हो गया है, क्योंकि x 12 आ गया और महिलाएं कितनी हैं, 3 हैं, यानी महिलाएं कितनी हैं, 3x। इसको कह सकते हो 3x और 2x, तो महिलाएं 3x हैं तो 3x इज इक्वल टू 36। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक दूसरा तरीका ये भी था, क्या तरीका था, ये तो एक कैलकुलेटिव मेथड हो गया। दूसरा इसका बेटर तरीका ये था कि मेल फीमेल और मेल का जो रेशियो है वो 3:2 है, और जब इसमें संख्या 12 बढ़ जाती है किसकी, पुरुषों की, तो 2:3 हो जाता है। यानी यहाँ पे औसत में कितनी वृद्धि हुई, मतलब ये रेशियो में कितनी वृद्धि हुई, यहाँ भी एक है यहाँ भी एक है, तो एक बराबर कितनी वृद्धि हुई, जब 20 पुरुष आया, यानी 1 बराबर 20 के, तो महिला पहले कितनी थी, 3, तो 3 बराबर 60। ये भी एक बेटर और फास्ट तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, लेकिन बस बात ये होनी चाहिए कि दोनों तरफ जो रेशियो का डिफरेंस है वो सेम है। यहाँ 2 से 3 हो रहा था, यहाँ 3 से 2 हो रहा था, दोनों तरफ जो डिफरेंस था वो सेम था, इसलिए आप तुरंत इस मेथड को लगा सकते हो। वो तो डिटेल मेथड है, उसको आप किसी भी क्वेश्चन में लगा लो, लेकिन जब क्वेश्चंस में रेशियो का जो डिफरेंस आए वो दोनों तरफ सेम आने लगे, जैसे यहाँ पे आ रहा है 2 3 का 1 हो गया डिफरेंस, और 3 2 का भी डिफरेंस 1 है, तो ये जो एक डिफरेंस आ रहा है वो 20 मेल्स कैंडिडेट के टीम को ज्वाइन कर लेने से आ रहा है, पार्टी की ज्वाइन कर लेने से। तो एक का डिफरेंस 20 के बराबर है, यानी एक 20 है, तो फीमेल 3 कितनी है, 60। कर लेंगे आराम से। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि दो संख्याओं का मौसा और लसा क्रम से 2 संबंधित 2 और 73 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मौसा दिया है तो संख्या क्या होगा, उसके मल्टीपल के फॉर्म में होगा। अब मैं मान लिया संख्या 2a और 2b, तो एलसीएम भी पता है, 2a और 2b का एलसीएम कितना हो जाएगा, पता है अपने को क्या, 2ab और ये बराबर दिया है 72, यानी a और b कितना हो जाएगा, 36। कह रहे हैं कि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है, ठीक है। अब 36 का आपको फैक्टर करना है, और ऐसा फैक्टर करना है कि उसका औसत 2 रहे। तो एक तो ये हो सकता है कि 18 6 6 के 36 नहीं, 12 तिहाई 36, ये भी नहीं सही है, और 8 तरीके 8 नहीं, ये भी नहीं सही है। औसत 2 रहना चाहिए ना, तो औसत 2 रहने का मतलब है कि 36 का क्या क्या हो सकता है, 6 गुणित 6 हो सकता है, और 12 तिहाई 36 हो सकता है, ये भी नहीं होगा। 12 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 4 9 36 हो सकता है, इसका भी औसत 2 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, इसको आप देख लीजिएगा कि ये हो सकता है आपका
ठीक, 36 हो गया, 2ab बराबर इतना है तो 36 हो गया। तो 4 9 36, 4 और अगर 9 कर दें हम, 4 9 कर दें तो मौसा 1 हो जाएगा, और जब मौसा 1 हो जाए तो 4 और 9 तो एक संख्या 8 हो जाएगी और एक संख्या 18 हो जाएगी। ये क्लियर है। छोटी संख्या ज्ञात करनी तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 8। आंसर आपका 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे आराम से। ठीक है, अगला सवाल ध्यान देते हैं। कह रहा है कि एक लिफ्ट प्रत्येक 65 केजी के औसत भार के 6 लोगों को ले जा सकती है। यानी एक लिफ्ट है जो 65 केजी के 6 लोगों को ले जा सकती है, 65 केजी के 6 लोगों को ले जा सकती है। यदि उस लिफ्ट में 5 लोगों का औसत भार 67.2 किग्रा है। बात को समझो, कह रहा है कि औसत कितना होना चाहिए, 65। औसत का मतलब जो भी 6 लोग हों, मान लेते हैं ए बी सी डी ई और एफ, जो भी 6 हों, सबका वजन कितना हो, 65 65 65 65 65 65। यही औसत वजन का मतलब। कह रहा है कि 5 लोगों को मिला के औसत वजन 67.2। तो जो अगला आदमी छठवां यफ है उसका अधिकतम वजन कितना हो सकता है। तो 65 तो होना चाहिए था, नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2.2 65 से कितना ज्यादा, 2.2 ऑलरेडी ज्यादा है। कितने लोगों में, 5 लोगों में, यानी 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 11 किग्रा वजन यहाँ पे ओवर है, औसत से ओवर है। यही ओवर यहाँ घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 54 किलो। 54 केजी का वो आदमी होना चाहिए, कौन, जो कि 54 नहीं है, क्या 54 केजी का होना चाहिए, जो छठा व्यक्ति है। बात को समझो, एक लिफ्ट है, उसकी क्षमता 6 लोगों को ले जाने की है, और ऐसे 6 लोगों को जिनका औसत भार 65 हो। एवरेज का मतलब ही होता है पर हेड वैल्यू, यानी 65 65 सबके हेड। 5 लोग ऐसे हैं जिनका औसत भार 67.2 है, यानी 2.2 ज्यादा है 5 लोगों से। तो जो छठा आदमी है वो 65 का नहीं हो सकता, उसको 65 से कम होना पड़ेगा, तभी जाके वो एडजस्ट करेगा। और कितना कम होना चाहिए, 2.2 पर हेड ज्यादा है कितने लोगों पे, 5 लोगों पे, यानी 5 लोगों पे वजन कितना ज्यादा है, 11 किग्रा ज्यादा है, यानी 65 माइनस 11 54 केजी छठे आदमी का वजन होना चाहिए। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, 18 वस्तु, ध्यान दीजिएगा ये 18 लिखा है, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं 18 वस्तुएं ₹15 की औसत कीमत में बेची गई। 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 थी। शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक की लागत मूल्य ज्ञात करें यदि इस लेन देन में कोई लाभ हानि नहीं हो। सब बात को समझो क्या कह रहे हैं। ये कहने का सेंस इनका ये है कि 18 वस्तुएं 15 रुपए प्रति की कीमत पर बेची गई, ठीक है। कह रहे हैं इनमें से 12 वस्तुओं की लागत कीमत 16 थी। 12 वस्तुएं कितने रुपए की थी, 16 वस्तुएं थी, 16 रुपए की थी। तो ये इतने में बेची गई, ये विक्रय मूल्य है, ये एसपी है, और एसपी बराबर होगा जब सीपी के, तभी क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, ठीक है। तो इतना बराबर 12 16 में बेची गई तो बचा 8, बचा सॉरी 6, 18 है तो 6 कितने नहीं, तो 6 वस्तुओं से प्रत्येक की लागत कीमत, मान लिया 6 वस्तुओं की 6 वस्तुएं 6x, ये होगी। बात समझो, कह रहा है कि 18 वस्तुएं 15 रुपए की औसत कीमत पर बेची गई, तो 15 गुणे 18 गुणे 15, ये विक्रय मूल्य हो गया। लाभ हानि नहीं है तो क्रय मूल्य से बराबर ही होगा। कह रहा है कि 12 वस्तुएं 16 रुपए प्रति वस्तु की कीमत पर बनाई गई थी, ये उसकी लागत कीमत थी। तो बाकी जो 6 वस्तुएं बची हैं उनकी लागत कीमत क्या होगी, लाभ हानि नहीं होना है। तो सिंपल है, आप इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से आपको मिल जाएगा, यहां से आपको मिलेगा कि, ठीक है, अब आप कर लेंगे इसको, तो सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 18 15 होता है, 15 8 120, 12 15 का 15 12 27, 270 माइनस 192, 16 में 160 और 32 192 बराबर 6x। घटा देंगे तो 72 हो जाएगा, 72 बराबर 6x, तो x बराबर 12।
तो बाकी जो शेष बची है वस्तुएं, उनकी लागत, औसत लागत कीमत क्या होगी? 12 रुपए। उनकी औसत लागत कीमत 12 रुपए होगी। कोई तकलीफ नहीं है अब तक। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि 1000 रुपया 2 वर्ष में 1144.90 हो जाता है। मूलधन पर वार्षिक किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है? तो बात को समझो कि 1000 रुपए का, ध्यान दो, ध्यान से समझने की कोशिश करो। क्या करना है हमको? 1000 रुपए का 2 साल का ब्याज कितना हो गया दोस्त? पहले ये बताओ। 2 साल का ब्याज हो गया आपका 144.9। तो 100 रुपए का ब्याज कितना हो गया 2 साल का? 2 साल का 100 रुपए का ब्याज हो गया 14.49। 2 साल में आपको 14.49 मिल रहा है। देखने से ही समझ में आ रहा है कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 कितना है? 14.49 है। तो क्या रखे इसमें से? 6 6 12 नहीं होगा, 7 7 14, ठीक है। तो ये 7 प्लस 7 इंटू 7 बाई 100 इज इक्वल टू 14.49। यानी ब्याज की दर क्या हो गई? 7%। रॉकेट। कर लोगे ना इसको भाई? कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं ना। या तो एक दूसरा भी तरीके से आप समझ सकते हो। देखो क्या समझ सकते हो इसको। यहां तक तो कर लिया। अब ये 2 साल में इतना है, तो 1 साल का ब्याज 7 के लगभग आएगा। अगर 2 से भाग में देंगे तो ये लगभग 7 आ जाएगा, और इसी 7 के हिसाब से ये ऑप्शन टिक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या सवाल है। अगला सवाल है कि 12,000 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज पर किस ब्याज दर पर किसी ब्याज दर पर उधार ली। 4 महीनों के बाद इसमें 6,000 रुपए और जोड़े गए और कुल मूलधन पर ब्याज की दर को पिछली दर के मुकाबले दोगुना कर दिया गया। साल के अंत में ब्याज के रूप में 2800 रुपए का भुगतान किया गया। प्रारंभ में लगाई गई वार्षिक दर की गणना कीजिए। आसान सवाल, थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ा सा दिमाग को परेशान करने के लिए दिया गया है। कह रहा है कि 12,000 रुपए की राशि है, ठीक है। किस ब्याज दर पर लगाई गई? आर नहीं पता। 4 महीने, 4 महीने का मतलब 4/12 साल बटा 100, ये साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। प्लस कुल मूलधन और ब्याज की दर पिछली दर की, और 4 महीने बाद इसमें 6,000 और जोड़ दिया गया, यानी ये 18,000 का हो गया। फिर से अपने को रेट नहीं पता, लेकिन रेट दोगुना हो गया है 2R, और समय 4 महीना बीत गया है तो बचा है 8 महीना, यानी 8/12 बटे 100, और ये पूरा साल होके कितना आ रहा है ब्याज? 2800। ठीक है, तो यहां से तो ये 12 से 12 कट जाएगा, 1000, यानी आ जाएगा 4,000 आर प्लस 12, 2 छक्के 12, 6 त्रिक 18, 8 त्रिके 24,000, 24,000 आर बराबर 28,000 बढ़ गया, यानी 30,000 बराबर 30,000 नहीं, 24,000 28,000, 28,000 आर बराबर 2,80,000। तो ये 3 जीरो से खत्म, और ये 28 से ये कट जाएगा। आर बराबर 10% हो जाएगा। ये ब्याज की दर है, ये ब्याज की दर 10% हो जाएगी। कुछ नहीं करना, दोनों पार्ट का साधारण ब्याज जोड़ के लगा देना है। ठीक है, आगे चला जाए। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि राजीव 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से पैदल चल सकता है या 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से साइकिल से। वह परिवहन के दोनों तरीकों के संयोजन में 600 मीटर की दूरी तय करने में 45 सेकंड का समय लेता है। बहुत सिंपल सवाल। यार राजीव ने साइकिल कितनी देर चलाई? आसान सा सवाल है, देख लो, एलिगेशन लगा लो, निकल आएगा। कैसे? देखो, एक स्पीड क्या है 5 और एक स्पीड है 20, और एवरेज स्पीड क्या है? दूरी, चाल बराबर दूरी बटा समय, 600 बटा 45। 600 बटा 45 का मतलब हो गया 15 तिया 45, 15 चौके 60, 40 बटा 3, 40 बटा 3 लिखो, या 3 से यहां गुणा कर लो, इसके लिए 3 से यहां गुणा कर लेते हैं, तो ये 15 हो गया और ये 60 हो गया। घटा लो तो कितना हो गया भाई? 25, और ये कितना हो गया? 20, यानी 4 संबंधे 5 का अनुपात आ गया।
तो क्या रहा है, राजीव ने साइकिल कितनी देर चलाई, साइकिल चलाई यानी 60 वाला। तो ये क्या कह रहा है कि 5 जितनी दूरी है, कुल कितना हो गया 9 भाग, और 9 भाग की दूरी 600 मीटर के बराबर है। 9 भाग की दूरी 600 मीटर के बराबर है। तो 9 भाग बराबर कितना, अच्छा अब कुल समय 45 सेकंड लगा है, तो 9 भाग बराबर, 9 भाग बराबर 45 सेकंड। तो क्या रहा है, साइकिल 5 सेकंड, 5 भाग चला है, तो 5 भाग बराबर 25 सेकंड, 25 सेकंड। कैसे कर रहे हो, समझ रहे हो, एक लोग बता रहा हूं। देखो ये साइकिल वाला है, तो साइकिल 4 भाग चलाया है, और पैदल 4 भाग और साइकिल 5 भाग, कुल 9 भाग बराबर 45 सेकंड का समय लगा। तो एक 5 भाग साइकिल से चला है, तो 5 भाग बराबर 25 सेकंड। ये 25 सेकंड तक इसने साइकिल चलाई है। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित की गई राशि 2 वर्ष में 1600 और 3 वर्ष में 1680 हो जाती है, ब्याज की दर क्या है? बहुत 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 ही सिंपल सवाल। 2 साल में कोई धन जो 1600 हो गया, तो तीसरे साल के लिए मूलधन बन गया, और इस 16 साल पर तीसरे साल यानी 1 साल में 80 रुपए ब्याज मिला। ब्याज की दर 80 बटा 1600 गुणे 100, 16 पचे 80, 5% ब्याज की दर हो गई। कोई तकलीफ है, समझो क्या कह रहा हूं। चक्रवृद्धि 1600 था 2 वर्ष में, तीसरे वर्ष 1680 हो गया, तो दूसरे साल का जो 1600 है वही तो तीसरे साल मूलधन बनेगा, और तीसरे साल 1600 के मूलधन पर 1680 हो गया, यानी ब्याज 80 रुपए मिल गया। यहां तक क्लियर है। अब इस 80 में जो 80 1600 का क्या परसेंट है, 5%, तो ये आपकी ब्याज की दर हो जाएगी। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है कि एक खुदरा विक्रेता 10 रुपए में 7 वस्तु, कितना, 10 में 7 तो कितना हो गया 70। 10 रुपए में 7 वस्तु कितने में, 70 रुपए में। 11 रुपए में 9 वस्तु, 9 वस्तु है, कितने का, 11 रुपए का, तो 99। और 15 रुपए में 14 वस्तु, तो 14 यहाँ, 15 वस्तु, 15 चौका 60, 6, 15 का 15 6 200। ये टोटल किया तो आपको मिला 9, 9 7 16 17, और 2 1 379। करेक्ट है, ठीक है 379। और इसमें 20% प्रॉफिट चाहिए। 20% प्रॉफिट का मतलब 120 बटा 100 बटा 100, और बटे कितना सामान, प्रति सामान पूछ रहे हैं, प्रति वस्तु बिक्री में 9, 9 7 16, 16 4 20 10 30। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है 379 इंटू 120 बटा 30 गुणे 25, 30 गुणे 100, 3 चौके 12, 4 25 हम 100, 25 से देंगे तो 25 एक का 25, कितना बचेगा 25 और 12 और 1 25 बचे 125, 4 25 एक का 25, 15.1 आ रहे हैं, 15.16, यही इसका आंसर हो जाएगा। कैसे, 7 वस्तु 10 रुपए की दर से खरीदा तो 70, ये 11 की दर से खरीदा तो 99, और ये 15 की दर से खरीदा तो 210, साल जोड़ लिया तो 279 है। इसमें कहा 20% प्रॉफिट लेना है तो 120 बटा 100, और 30 वस्तु है तो भाग हो गया 30 से, तो यानी प्रति वस्तु 15.1 इसका रेट है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी विज्ञान विषय में, 52% विद्यार्थी गणित विषय में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 17 है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए? मैंने बताया है इसको कई बार, फिर बता दे रहा हूं क्या करना है। सब फेल है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, एक तो 42% फेल हो गया साइंस में, फिर 52% फेल हो गया कहां, 52% फेल हो गया मैथ्स में, और दोनों में कितने फेल हुए 17%। ये साइंस और मैथ्स बोर्ड है। तो 52 और 42 कितना हो गया, 4 और 9 5 4 9, 94। 94 में से 17 घटा दीजिए तो 17 जाएगा 7, और 8 में से 7, 77% क्या हो गए, फेल हो गए। 77% फेल हो गए तो पास कितने हुए, पास हो गए 23%। क्लियर है, यही सब तरीका है कि दोनों विषयों का जोड़ के
अलग अलग विषयों का जोड़ के दोनों विषयों में से घटा दीजिए, जो है वो आएगा, फेल आएगा। और फेल है तो 177% फेल है, तो पास कितने, 100 माइनस 77 है, 23% आपके पास है। कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। एसएससी जीडी के टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज में आज इतना ही। फिर कल कुछ ऐसे ही सवालों के साथ जो एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट शिफ्ट में आ सकते हैं, नेक्स्ट डेज के पेपर में आ सकते हैं, आपको एग्जाम में आ सकते हैं, उन सवालों की सीरीज के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।